नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। इन दिनों रोज ही आपको पता है बात सिर्फ कोरोना वायरस के असर, उससे पैदा हुई आर्थिक स्थिति और उसके आसपास चल रही राजनीति पे होती है। आज भी उसी पे बात करेंगे और आज हमारे साथ न्यूयॉर्क से खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, उनसे आपका परिचय करवाऊं। इससे पहले मैं आपसे एक आग्रह कर लूं, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें और इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब मैं आपका परिचय करवाता हूं अपने मेहमान से। न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं योशिता सिंह। योशिता जी, आपका बहुत स्वागत है आलोक अड्डा पर। थैंक यू आलोक जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। योशिता न्यूयॉर्क में रहती हैं, वहाँ ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और साथ में ये संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय को भी कवर करती हैं पीटीआई के लिए। पीटीआई आपको पता है भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है और जब तक आप भारत में रहते हैं तब तक शायद उसका महत्व तो समझ में नहीं आता है, लेकिन भारत के बाहर जब मैं काम करता था, भारत के बाहर के ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय समाचार संगठन, जो बड़े न्यूज ऑर्गेनाइजेशन हैं, चैनल्स हैं, वो पीटीआई के बयान को भारत सरकार का आधिकारिक बयान मानते हैं। वो कहते हैं अगर भारत सरकार से कोई बयान नहीं आया है और पीटीआई ने कह दिया है तो मानिए कि सरकार ने कहा होगा। पीटीआई ऐसी जिम्मेदार एजेंसी मानी जाती है। योशिता, आप न्यूयॉर्क में रह रही हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे चल रहा है, आप लोग अपना ख्याल कैसे रख रहे हैं, आपके आसपास का माहौल कैसा है? क्या लोगों में वैसा डर है? जितने बड़े आंकड़े यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ऐसा डर लोगों के मन में भी दिखता है? जी बिल्कुल, यहाँ लोगों में खैर ये जैसे पूरी दुनिया में है, कोविड-19 को लेके डर है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, क्योंकि इस जनरेशन ने ये ऐसी बड़ी समस्या नहीं देखी है और ये पहली बार हुआ है कि लोग अपने घरों में बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, लोग घरों से काम कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि कब वापस चीजें खुलेंगी, कब इकोनॉमी खुल सकती है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये बिल्कुल जो एक अनसर्टेनिटी है कोविड-19 को लेके, लोगों में बहुत ज्यादा इसको लेके परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, हो रही हैं। हम लोग भी अब लगभग 1 महीना हो गया है, अब घरों में ही हैं, घर से ही काम कर रहे हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं और सिर्फ ग्रोसरी लेने के लिए बाहर जाते हैं, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के कई नियम हैं जिनका पालन करना पड़ता है। न्यूयॉर्क में मास्क पहनना कंपल्सरी हो गया है, अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, आप बिना मास्क पहन के बाहर नहीं जा सकते हैं। यहाँ के गवर्नर ने ये भी अनाउंस किया है कि अगर लोगों को ऐसा दिखने में आता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन कर रहे हैं तो उनपे $1000 का फाइन लगाया जाएगा। तो बहुत सख्ती हो रही है न्यूयॉर्क में इन्फेक्शन रेट को कम करने के लिए, क्योंकि न्यूयॉर्क एपिसेंटर है इस पैंडेमिक का यूएस में। यहाँ सबसे ज्यादा केसेस हैं और रोज 600 से लेके 500 लोगों की मृत्यु हो रही है न्यूयॉर्क में। तो एक बहुत ही कठिन समय है, लेकिन आई थिंक सोशल डिस्टेंसिंग और एक सख्ती के साथ अगर हर कोई इसका पालन करे तो आगे जाके चीजें थोड़ी इम्प्रूव हो सकती हैं। थोड़ी चीजें इंप्रूव हो सकती हैं आप कह रही हैं, लेकिन अभी जो हालत है, और आपने जैसे बताया न्यूयॉर्क इसका एपिसेंटर हो गया है। चीन से ये एपिसेंटर हिला, पहले लगा ईरान जा रहा है, ईरान के बाद इटली पहुंच गया और उसके बाद ये न्यूयॉर्क पहुंच गया है। एक बात कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद अमेरिका में जो इन्फेक्शन हुआ है उसमें ज्यादातर मामले, अब ये ताजा बातें आ रही हैं कि वो मामले चीन से सीधे वहां नहीं पहुंचे हैं, वो यूरोप के रास्ते पहुंचे हैं। ये इन्फेक्शन शायद यूरोप से चीन अमेरिका में गया है। क्या ये बात अमेरिका में उठ रही है? लोग पूछ रहे हैं सवाल कि जिस तरह भारत ने समय रहते अपनी सीमाएं बंद की, अपने यहाँ लॉकडाउन किया, वैसा अमेरिका ने क्यों नहीं किया? जी बिल्कुल, ये यहाँ पे भी स्टडीज आ रही हैं कि जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है वो चाइना से नहीं, यूरोप से आया है। और जब चाइना में अराउंड दिसंबर जनवरी की बात करें, जब ये इन्फेक्शन फैल रहा था, तब भी यूएस में फ्लाइट्स आ रही थी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही थी, डोमेस्टिक फ्लाइट्स चल रही थी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मिड मार्च में जब यहाँ पे ये हुआ कि आप फ्लाइट्स कैंसिल कर रहे हैं और लोगों को चाइना से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं या स्टॉप हो रही हैं, तब तक 2-2.5 महीने का समय निकल गया था। और उस एक रिपोर्ट तो न्यूयॉर्क टाइम्स की ये भी थी कि वुहान से ही एक टाइम पे 4000 से 5000 लोग वुहान से डायरेक्ट यूएस में आए हैं। तो ऑब्वियसली ये इन्फेक्शन रेट इस इंटरनेशनल फ्लाइट्स से भी आया है। और अमेरिका ने अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स बहुत देर में बंद करे हैं, जैसे इंडिया ने जो लॉकडाउन किया था शुरू में ही किया है और शुरू में ही अपने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए थे।
अमेरिका ने ये नहीं किया था। अमेरिका ने अपने शुरुआती 2-3 बहुत ही क्रूशियल वीक्स हैं, वो उसमें इतनी सख्ती नहीं बरती गई थी, जिसकी वजह से आज ये हाल है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं। और चाहे वो चीन से आए हों, चाहे यूरोप से आए हों, फिर अब कम्युनिटी स्प्रेड भी हो रहा था। अमेरिका में भी ऐसे बहुत केसेस पाए गए हैं कोरोना वायरस के, जो लोग ना ही उनकी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री है, ना ही वो किसी को जानते हैं जिनको कोरोना वायरस हुआ है। तो इसका मतलब कि अमेरिका में भी ये वायरस कई दिनों से पनप रहा था, और 1-2 हफ्तों बाद ही में जब ये पता चला कि यहाँ पे भी वायरस है, तब तक 1 से 100 लोगों को इन्फेक्शन हो चुका था। तो क्लियरली बहुत चीजें हैं जो ठीक नहीं हुई शुरुआती दिनों में, जिसका असर अब सबको दिख रहा है। लेकिन अब इस वक्त हालत इतनी खराब है, अभी भी जो आंकड़े हैं तो बहुत डरावने हैं। इसके बावजूद अमेरिका में आवाज इस बात की उठने लगी है कि दोबारा खोला जाए, लॉकडाउन खत्म किया जाए और बाकी दुनिया की छोड़ दें। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा लगता है कि उन लोगों की अगुवाई कर रहे हैं जो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खत्म हो जाए, और वो लोगों को उकसा रहे हैं कि भाई अपनी आजादी मांगो। जी बिल्कुल, हम लोगों ने उनकी ट्वीट्स भी देखी हैं, जब उन्होंने लिखा है कि लिबरेट स्टेट्स को बोला है, और तो ये ऑब्वियसली इंसाइटिंग ट्वीट्स हैं। और इस वक्त इस तरीके की भाषण की या इस तरीके का एक ओपिनियन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अमेरिका में बहुत केसेस हैं, और इकोनॉमी खोलने की भी बात हो रही है, लेकिन इकोनॉमी एक फेज तरीके से खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने तुरंत इकोनॉमी खोल दी, तुरंत जितने लोग घरों में हैं वो वापस अपने काम पे चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, तो जो इन्फेक्शन रेट अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में कम हो रहा है, वो फिर से बढ़ सकता है, जो कि हम लोगों ने दूसरी कंट्रीज में भी देखा है जिन्होंने अपनी इकोनॉमी थोड़ी जल्दी खोली है। अब उनमें एक सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन आ रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये कहना कि इकोनॉमी तुरंत खुलनी चाहिए ताकि कम से कम जॉब लॉसेस हो, कम उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो, वो अपनी तरफ से सही है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है, कोई कंट्री नहीं चाहती कि वो इकोनॉमी पूरी तरीके से बंद करे और महीनों महीनों तक इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद रहे। लेकिन ये एक बहुत ही डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं। कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में अकेले 2000 से ज्यादा लोग एक एक दिन में हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप इकोनॉमी खोल देते हैं बिना किसी डिसीजन, बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के, तो ये इन्फेक्शन रेट घटाएगा नहीं, ये आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और जहां अगर आप एक तरफ इकोनॉमी खोल रहे हैं, तो फिर आपको एक हेल्थ उसका कॉस्ट भी देना पड़ेगा। तो एक तरह से वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो सकती है बिल्कुल कि आज लगे कि हम आसान कर रहे हैं जिंदगी, और उस चक्कर में बहुत से लोगों की जिंदगी चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो जो शंका है, जो बात हो रही है कि लोगों के एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की, जो आंकड़ा आया है अभी कि 2.6 मिलियन, सॉरी 26 मिलियन, 2 करोड़ 60 लाख लोगों ने रोजगार, बेरोजगारी भत्ते के लिए एप्लीकेशन लगाई है, जो अमेरिका की वर्किंग पॉपुलेशन का करीब 25% है। तो ये आंकड़ा थोड़ा चिंताजनक हो रहा है, क्योंकि 1930 की जो ग्रेट डिप्रेशन जिसे कहते हैं, उसमें 25% लोग लगभग बेरोजगार हुए थे, और वो हुए थे 2 साल के लंबे कष्ट के बाद। यहाँ तो महीने 2 महीने के बाद ही ये हाल हो रहा है। इसमें एक बात जो आपसे समझना चाहता हूँ, आपको वहाँ लोग मिलते होंगे, जो भारतीय लोग वहाँ हैं, जो वीजा पे, वर्किंग वीजा पे हैं, कुछ लोग तो ग्रीन कार्ड या सिटीजन हो गए, वो तो हैं, लेकिन जो लोग वर्क वीजा पे गए हुए हैं, उनको तो अपने रोजगार की, नौकरी की और वहाँ रहने की चिंता बहुत ज्यादा हो रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी 1 महीना ही हुआ है जब अमेरिका में ये लॉकडाउन एक तरीके से जो इम्प्लीमेंट किया गया है, और उसमें 22 मिलियन लोगों ने, 20 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स किए हैं। तो ये तो सिचुएशन आगे बढ़ेगी ही, और यहाँ सब कह रहे हैं कि जो यहाँ पे रिसेशन आएगा वो ग्रेट डिप्रेशन से भी ज्यादा होगा, और वो एक अलग ही मतलब एक बहुत ही घबरा देने वाला और दिल दहला देने वाली सिचुएशन है, जिसका सामना अब लोग करेंगे ही। और जो आपने इंडियंस की बात करी है वो बिल्कुल सही है कि बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे H1B वीजास पे हैं। वैसे ही इमिग्रेशन को लेके ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सख्त हो गया था। ग्रीन कार्ड्स की जो वेट लिस्ट है वो तो हम सब जानते हैं, मतलब स्टडीज हैं जो कहती हैं कि 100 से 150 साल तक लग जाएगा लोगों को ग्रीन कार्ड लेने में। उसमें अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि H1B वीजास जो हैं, और आगे जाके इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो होगा ही, लोगों की नौकरियां भी जाएंगी, ले ऑफ्स होंगे, पे कट्स होंगे, तो ये तो एक गिवन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो इम्पैक्ट आने ही वाला है। तो उसमें जो यहाँ पे भारतीय हैं, मैंने कई लोगों से बात करी है, वो काफी परेशान है इस बात को लेके कि कहीं अगर छटनी होती है तो
अमेरिका तो ये चाहेगा ही कि जो अमेरिकन वर्कर्स हैं उनकी जॉब बचाई जाए, क्योंकि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही बेसिक फोकस रहा है कि अमेरिकन की जॉब बचनी चाहिए। तो उसमें क्या होगा, किसकी जॉब जाने के ज्यादा चांसेस हैं, जो वीजास पे हैं या जो कि टेम्पररी वर्कर्स हैं। और भारतीयों की यहाँ बहुत ज्यादा तादाद है। लेकिन जैसे और भी परेशानी ये आ रही है कि लोगों ने, जैसे भारतीय जो नागरिक हैं जो यहाँ काम करते हैं लेकिन वीजास पे हैं, बहुत लोगों ने घर लिए हैं, उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो ऐसे में अगर नौकरी जाती है H1B वीजास की, तो उनके सामने ये बहुत कठिनाई आ सकती है कि वो वापस इंडिया जाएं या किसी और देश जाएं। और यहाँ के जो रूल्स हैं कि अगर H1 वीजा होल्डर की नौकरी जाती है तो उसके पास 60 दिन होते हैं दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए, और वो वीजा ट्रांसफर हो जाए और ताकि वो अपने यूएस में ही रहे। और कई लोग 60 दिन के अंदर उसे उसी तरह की करीब करीब नौकरी चाहिए होगी, क्योंकि सेम काइंड ऑफ वीजा तो उसी इंडस्ट्री में मिलेगा। और ये जी मार्ग जी तो चारों बिल्कुल तरफ लगभग बराबर से है, तो कहीं ऐसा तो है नहीं कि एक जगह से जाएगी तो दूसरी जगह नौकरी जी तैयार रखी है। बिल्कुल। और अभी जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होने वाला है उसमें तो वैसे ही नौकरियां नहीं होंगी, तो किसी की अगर नौकरी जाती है उसको विद इन 60 डेज, मतलब 2 महीने में दूसरी नौकरी मिलना, वीजा प्रोसेस हो जाना, काफी पेपर वर्क होता है, वो सब क्लियर हो जाना। तो ये बहुत ही, तो काफी H1B वीजाज वाले कह रहे हैं कि ये 60 से लेके 180 डेज तक एक्सटेंड कर देनी चाहिए ये जो टाइम लिमिट है, ताकि उनके पास और समय हो नौकरी ढूंढने का। लेकिन मतलब उस वक्त जब इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऐसा लेकिन होगा मैं कि, एक चीज पूछ लूँ योशिता सफाई जी के लिए, ये जैसे जी मान लीजिए 60 दिन उनके पास होता है, हम्म इस 60 दिन में क्या उनको भी वहाँ वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या बेरोजगारी भत्ता मिलता है जो वीजा वाले लोग हैं जैसे वहाँ के लोगों को मिलता है, या ये कोई दूसरी कैटेगरी है जिनको कोई अलाउंस नहीं मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये आपने बहुत एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उठाया है कि जो यहाँ पे अभी जो बेरोजगारी जो भत्ता मिल रहा है वो अमेरिकन के लिए है, वो वीजा होल्डर्स के लिए नहीं है, और वो कुछ क्लैरिटी भी नहीं है कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो वीजा होल्डर्स, तो जहां तक मैं जानती हूँ H1B वीजा होल्डर्स, उनको ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं मिलता है। ये ज्यादातर अमेरिकन के लिए ही है, और वो उसमें भी बहुत कैटेगरीज हैं, बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इनफैक्ट कई अमेरिकन को आज तक अभी वो चेक नहीं मिला है जो प्रॉमिस किया गया है। तो सिचुएशन आगे जाके जो इंडियंस हैं स्पेशली, मतलब उनके लिए बहुत ही ज्यादा, कि अगर वीजा, जैसे कि मैंने बोला, उनकी वीजा पे उनकी नौकरी जाती है तो क्या वो वापस वो देश छोड़ के वापस जाएं। और मैंने बोला, जैसे मैंने बताया कि लोगों ने यहाँ घर खरीदे हैं, तो एक वो लाइबिलिटी है, उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको अपरूट करके एक और देश में ले जाना, चाहे वो भारत हो या कहीं और वो जाएं। तो इट्स बहुत ही ज्यादा ये परेशानी की बात है। लेकिन अब आगे चल के वही है कि हम लोग वेट ही कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि कम से कम लोगों को नुकसान हो, चाहे वो जान माल का नुकसान हो, इकोनॉमी का नुकसान हो, क्योंकि सिचुएशन तो आगे डिफिकल्ट होएगी ही। लेकिन जो ताजा बातें आ रही हैं उनसे एक चीज लग रही है, जैसे कि वहां का जैसे राष्ट्रपति की तरफ से भी उकसाया जा रहा है और वहां के आम आदमी भी, वो शायद अपनी सेफ्टी से ज्यादा वो उनको अपनी आजादी प्यारी है। वो कहते हैं कि नहीं, हम बाहर निकलना चाहते हैं, हम लॉकडाउन, हम बहुत परेशान हो गए हैं घर में बंद होके। जी उनको इस जी बात का डर नहीं है कि बाहर निकलेंगे तो उनको कितना खतरनाक वायरस घूम रहा है इस वक्त माहौल में। जी बिल्कुल। यहाँ काफी जो ट्रम्प सपोर्टर्स हैं, स्पेशली जो ट्रम्प बेस है, जिसको जो प्रेसिडेंट जब ट्वीट करते हैं तो जो उनका जो बेस है वो एकदम जो भड़क जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उनके हिसाब से उनको लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्शन हो रहा है, इतनी बुरी हालत नहीं है, इकोनॉमी खोली जा सकती है, सिचुएशन इतनी खराब नहीं होगी जितना कि बोला जा रहा है या डराया जा रहा है। तो लेकिन जो तबका है उसके लिए भी ये सोचना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो बाहर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्ट्रीट्स पे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, भीड़ जमा कर रहे हैं। तो उससे जो भी स्टेट है, चाहे वो कहीं पे भी हो, जो भी इलाका है जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इन्फेक्शन रेट कैसे कम किया जाए, उसमें जब आप ऐसे प्रोटेस्ट देखते हैं तो बिल्कुल ये मतलब एक तो नाराजगी की बात है, और फिर एक बहुत ही डेंजर सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है। और लोगों को लग रहा है कि 1 महीने से ज्यादा वो लोग अब अपने घरों में हैं, उनको बाहर जाना उनके लिए जरूरी है। लेकिन ये भी हम लोगों को देखना है और ये कंट्रीज को देखना है कि इन्फेक्शन रेट अभी कम नहीं हुआ है, और उनके ऐसे करने से इन्फेक्शन रेट कम नहीं बल्कि बढ़ेगा ही।
और उनको ये बात समझानी चाहिए, और ये आई थिंक मैसेज प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से भी जाना चाहिए जो उनके बेस के लिए है। तो अगर वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ऐसे लेकिन जो ट्वीट करते प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प कि की तरफ से लिबरेट, मैसेज आप कह रहे हैं कि उनकी तरफ से जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो तो ऐसा मैसेज देना नहीं चाहते हैं। तो क्या ये जी वजह है कि उनका चुनाव आने वाला है और उनको लगता है एक एक दिन जो कम हो रहा है, लोग लॉकडाउन में हैं, तो उनके इलेक्शन कैंपेन का वक्त कम होता जा रहा है, जितनी जल्दी खुल जाए उनका इलेक्शन कैंपेन उतनी तेजी पकड़ पाएगा? जी बिल्कुल, आई मीन इलेक्शन ईयर है यहाँ यूएस में, बहुत ही क्रूशियल ईयर है। प्रेसिडेंट ट्रम्प दोबारा ऑब्वियसली री इलेक्ट होना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये सबको दिख रहा है, लेकिन इस वक्त फोकस पूरी दुनिया का सिर्फ कोरोना वायरस पे है। तो ट्रम्प भी यही कह के आई थिंक जो उनका एक थिंकिंग है कि इकोनॉमी जल्दी खोल दी जाए ताकि लोग वापस जाएं, ताकि इकोनॉमिक इम्पैक्ट कम हो, लोगों की नौकरियां कम जाएं, ताकि क्योंकि यही मुद्दा फिर इलेक्शन तक सामने आएगा कि कैसे ट्रम्प ने इस सिचुएशन को हैंडल किया। उन्होंने इकोनॉमी खोल दी और लोगों की नौकरियां नहीं गई, तो ये रिपब्लिकन्स इसको फोकस कर सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी ये फोकस कर सकती है कि ट्रम्प ने जल्दबाजी दिखाई इकोनॉमी खोलने के लिए, और उससे इन्फेक्शन रेट कम तो नहीं बल्कि बढ़ा ही, और लोगों की मृत्यु हुई। और तो ये एक बहुत ही टाइट बैलेंस है, लेकिन ये लोगों को समझना जरूरी है कि इस वक्त इलेक्शन से ज्यादा जान बचाने की ज्यादा जरूरत है, इन्फेक्शन रेट को कंट्रोल करने की ज्यादा जरूरत है। और जिन जो आप अगर जो लोग बाहर घूमने जाना चाह रहे हैं या जो लॉकडाउन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके 2-3 दिनों या 2-3 हफ्तों की गलती की वजह से यूएस को बहुत बड़ा एक उसका एक कॉस्ट देनी हमें पड़ेगी। भुगतना पड़ सकता है। जी जी, वो आगे तक वो शॉर्ट टर्म नहीं रहेगा, वो एक लॉन्ग टर्म कॉस्ट यूएस को देना पड़ेगा अगर वो जल्दबाजी करते हैं खोलने के लिए जी। कंट्री तो को। वहां से जब देख रही हैं उषिता, और वहाँ मुझे लगता है कि पता नहीं कितना, वैसे तो अमेरिकन अखबार वगैरह या वहाँ का मीडिया भारत को बहुत कम कवर करता है, लेकिन इस परिस्थिति में जब दुनिया की खबरें आ रही हैं, तो भारत को कैसे देखा जा रहा है? भारतीय लोग या एनआरआई लोग कैसे देख रहे हैं, नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अमेरिकन या ग्लोबल मीडिया कैसे देख रहा है भारत में जिस तरह से कोरोना वायरस के खिलाफ काम हो रहा है? जी, एक तो जो भारत में जो केसेस हैं वो अभी कम हैं कंपैरेटिवली, और काफी, चाहे वो लॉकडाउन की बात की जाए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन पहले अनाउंस किया था, और उसके बाद में भी जो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मेजर्स लिए जा रहे हैं वो सराहनीय है। क्योंकि भारत जैसे कंट्री में जहां 1.23 बिलियन लोग हैं, उसमें अगर केसेस कम हैं तो वो कम ही रहे तो अच्छा है, और जितनी जल्दी लोगों इस इन्फेक्शन रेट को कंट्रोल किया जा सके वो अच्छा है। दूसरी बात ये है कि इस ऐसे संकट के दौरान भारत दूसरे देशों की जो मदद कर रहा है, वो मेडिसिन सप्लाई करके और अदर इसेंशियल आइटम सप्लाई करके, तो वो एक बहुत ही सराहनीय बात है। यहाँ मैं यूनाइटेड नेशंस भी कवर करती हूँ, तो डोमिनिकन रिपब्लिक में भी जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जो दवाइयाँ गई हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक में गई हैं, यूएस में आई हैं, और कई कंट्रीज में आई हैं, और तो उसकी बहुत ही ज्यादा सराहना की जा रही है कि कैसे इस संकट की घड़ी में फिंगर पॉइंटिंग की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। ये कोरोना वायरस का जो एपिडेमिक है, जो पैंडेमिक है, उसको सब लोग एकजुट होके ही उसका सामना कर सकते हैं। कोई भी राष्ट्र इससे अलग रह के इसका सामना नहीं कर सकता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि वायरस बॉर्डर्स नहीं जानता है, वो चाइना से अब पूरी दुनिया में फैल गया है, तो वैसे ही जो मदद है वो भी बॉर्डर्स नहीं जानती है, और ये भारत दिखा रहा है, चाहे वो मेडिसिन की सप्लाई ये है। बात आपने सही कही कि वायरस को तो सीमाएं पता नहीं है, उसी तरह मदद को भी सीमाएं पता नहीं होनी चाहिए। जी लेकिन अमेरिका को लेकर एक सवाल भारत में भी उठा, बड़े पैमाने पर उठा, जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की सप्लाई का सवाल है। उसमें ये सवाल यहाँ उठा कि साहब, ट्रम्प साहब ने धमका दिया भारत को और कहा कि ये नहीं देंगे तो रिटेलिएशन होगा। ये उसके बाद दे दिया, चलो कोई नहीं। बहुत लोगों ने कहा कि ठीक बात है, हमारे पास है, हम दे सकते हैं, तो हमें दे देना चाहिए। और यहाँ की फार्मा लॉबी ने भी कहा कि हमारे पास पर्याप्त कैपेसिटी है, हम दे सकते हैं। लेकिन अमेरिका पर एक इल्जाम बार बार लग रहा है कि वो अलग अलग जगह से कहीं को जाता हुआ कंसाइनमेंट, खास तौर पे पीपीई जिसे बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसमें वेंटिलेटर भी हैं, मास्क भी हैं, इस तरह की सारी चीजें वो उठा के ले जा रहा है। कभी कहीं से, कभी कहीं से। जर्मनी के लिए जा रहा था, उसको जहाज को बीच में से अपनी तरफ घुमा लिया,
भारत में तमिलनाडु एक कंसाइनमेंट आ रहा था, वो अमेरिका चला गया। यहाँ लोग कह रहे हैं कि समुद्री लुटेरे की तरह, पायरेट की तरह बिहेवियर हो रहा है। ये क्या अमेरिका में भी ऐसे देखा जा रहा है कि अमेरिकी सरकार इस तरह के काम कर रही है जो पूरी दुनिया में फिर अमेरिका की इमेज को खराब करने के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं? जी, बिल्कुल ये खबरें मैंने भी देखी थी कि कंसाइनमेंट्स जो किसी और देश के लिए जा रहे हैं वो अमेरिका तक को रीडायरेक्ट करा जा रहा है। यहाँ पे एज सच अमेरिकन मीडिया ने इसको अभी इतना ज़्यादा उस पे फोकस नहीं किया है, और उनका फोकस ये है कि इस संकट में, इस वक्त जो ऐसा संकट आया है उसमें अमेरिकन लीडरशिप की जो कमी दिख रही है उसका ज्यादा फोकस है कि अमेरिका में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट रहा है वर्ल्ड में अब तक। लोग यहाँ आते हैं अपनी बीमारियां ठीक करने और ठीक होके भी वापस जाते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे जब आपने बोला कि वेंटिलेटर्स और पीपीई की कमी है और अमेरिका दूसरे देशों से ये सब मदद मांग रहा है, तो अमेरिका जैसे सुपर पावर के पास वेंटिलेटर्स की कमी होना, मास्क की कमी होना, प्रोटेक्टिव गियर की कमी होना, ये एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन उठाता है अमेरिकन लीडरशिप पे, कि वो क्यों नहीं तैयार था। जब शुरू में जब ये केसेस बाहर आ रहे थे कोरोना वायरस के, अमेरिका के पास बहुत समय था, वो अपने लिए ये जो उसका जो ये स्टॉक पाइल है वो तैयार करके रखता, ताकि जैसे ही केसेस बढ़ते उनके पास ये सब तैयार रहती चीजें। लेकिन अमेरिका ने काफी शुरुआती दिनों में जो दिन खोए हैं, अब उसका नतीजा ये है कि सेंट्रल पार्क में एक टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर है, वहां पे एक टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, एक यूएस शिप आ रही है जो न्यूयॉर्क के साथ के पास में डॉक हुई है, वो एक हॉस्पिटल है। लोग वेंटिलेटर्स को, एक वेंटिलेटर से 4 लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। लोगों के पास मास्क नहीं है या नर्सेज और डॉक्टर्स के पास प्रोटेक्टिव गियर नहीं है, तो वो गार्बेज बैग्स का जो प्लास्टिक है उसको पहन के काम कर रहे हैं। तो एक तो जो जैसे सिचुएशन हैंडल हुई अमेरिका में वो काफी मतलब इट्स अ क्वेश्चनेबल सिचुएशन, और ऑल्सो कि अमेरिका तैयार ही नहीं था, इतना बड़ा देश वो तैयार नहीं था, उसके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का नहीं था। तो ये भी इस पे कई सवाल उठ रहे हैं, और ये असेस होना चाहिए इस बात को लेके आगे जाके कि कैसे भगवान ना करे आगे अगर फिर से कोई ये एपिडेमिक होए या ये पैंडेमिक होए, तो क्या अमेरिका अपनी इन गलतियों से सीख लेगा और आगे जाके इंश्योर करेगा कि इतना बुरा हाल ना हो कि लोगों में, जैसे कि हम लोगों ने इटली में देखा था कि डॉक्टर्स को ये डिसाइड करना पड़ा था कि वो किसको वेंटिलेटर दें और किसको वेंटिलेटर ना दें, जो बुजुर्ग हैं, जो जिनके बुजुर्गों को उन्होंने छोड़ दिया कि हम अब जी आपको नहीं बचा जी सकते हैं, तो हम जी उसको बचाएंगे जिसकी जी ज्यादा कीमती है। जी। जी तो एक तो सवाल और है इसके साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि आप यूनाइटेड नेशंस भी कवर करती हैं, क्या आप पूरी दुनिया के लेवल पर इस बात पर बहुत गंभीर विचार की शुरुआत हो रही है? क्यों जरूरत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या नेताओं के बीच में इस बात पे विचार हो रहा है, शुरू हो रहा है ये सोचना कि अभी तक जो हथियारों पर, बॉर्डर मैनेजमेंट पर और अपने अपने हथियारों के भंडार बढ़ाने पे जो जोर था और उसी के मैनेजमेंट पे, यूनाइटेड नेशंस में यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, ये सब है, लेकिन अभी तक हमने दुनिया में डब्ल्यूएचओ बना हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया में कोई ऐसी महामारी फैल जाए तो उससे निपटने का कोई अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन नहीं है, कोई ऐसी संधि नहीं है। ऐसी मुसीबत के समय दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी, इसके नियम कानून नहीं बने हैं। क्या ऐसा कोई विचार चल रहा है कि अब इस बारे में सोचा जाए और जितना पैसा और जितना समय हथियारों पर लगाया जाता है उसको डाइवर्ट किया जाए इंसान की जिंदगी की तरफ? जी, बिल्कुल, ये आपने बहुत ही ज़्यादा वैलिड पॉइंट उठाया है कि जितना पैसा न्यूक्लियर स्टॉकपाइल को और वेपन्स को इकट्ठा करने में यूज़ किया है, उतना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं दिया है। और ये हम सब देख रहे हैं कि अब न्यूक्लियर स्टॉकपाइल तो किसी की मदद नहीं कर रहा है कोरोना वायरस को लड़ने में। ये जो नर्सेज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल पर्सनल हैं ऑन द फ्रंट लाइन्स, वो लिटरली ये कोरोना वायरस का जो एक न्यूक्लियर इम्पैक्ट है, वो अपने पे ले रहे हैं, और वो ही पूरी तरीके से इसको सामना करने के लिए वो रेडी नहीं है, उनके पास सामान नहीं है। तो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि बिल्कुल इस जो पैंडेमिक से पूरी दुनिया को एक सीख लेनी चाहिए कि वो कैसे आगे जाके ऐसे सिचुएशंस का सामना कर सके, क्योंकि ये पैंडेमिक पहला और आखिरी नहीं है, आगे भी ऐसे वायरसेस आ सकते हैं जिससे जान माल का काफी नुकसान हो सकता है। तो इस कोरोना वायरस से, जो कि एक वायरस आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही वायरस है जो चाहे वो
का इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं, तो कैसे आगे चल के कंट्रीज मेडिकली एक दूसरे की मदद करे, अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाएं, फंडिंग कैसी हो ताकि जो गरीब देश हैं उनके पास वो फंड्स पहुंचे, उनके पास मेडिकल इक्विपमेंट्स पहुंचे। तो ये आई थिंक एक बहुत बड़ी सीख है जो कि यहाँ पे लोगों को यूएन में भी हम देख रहे हैं कि इस बारे में बात होए कि कैसे खाली वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ नहीं, लेकिन जो मेडिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स हैं और जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने की बात है और फंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने की बात है, उसके लिए रिसर्च हो चाहे डेवलपमेंट हो, और वायरसेस को ट्रीट करें। वैक्सीन अभी तक नहीं आई है इस वायरस को ट्रीट करने के लिए, उसमें भी दुनिया भर के सब साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि कैसे जल्द से जल्द वैक्सीन आए। तो बिल्कुल आई थिंक ये एक सीख सबको लेनी पड़ेगी इससे, और तैयारी करनी रहे पड़ेगी कि आगे का जो वायरस है या आगे का जो कोई पैंडेमिक अगर आए तो उससे कैसे निपटा जाए। जी धन्यवाद योशिता, बहुत अच्छी आपसे बातचीत रही, आपने खूब जानकारी दी और उम्मीद करेंगे कि जल्दी ये मुसीबत टले, खत्म हो। नहीं होगी तो हम फिर आपसे बात करेंगे तो और जानकारी लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी न्यूयॉर्क से योशिता सिंह, और इनके साथ जो बातचीत मैंने की उसमें आप एक बात का ध्यान दें कि हम लोगों को लग रहा है कि ये लॉकडाउन जब खत्म होगा तो इस लॉकडाउन के बाद हमारी जिंदगी बदली हुई होगी, लेकिन जिस तरह हम और आप सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी बदली हुई होगी, उसी तरह ये दुनिया बदलेगी। और जो जानकार हैं, जो इस तरह के ट्रेंड्स को पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं दुनिया में बहुत कुछ बदल जाएगा, काम करने का तरीका बदल जाएगा, जिंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा, और हो सकता है, जैसी हमें उम्मीद करनी चाहिए, कि हमारी सरकारों के सोचने का तरीका, हमारे राजनेताओं के सोचने का तरीका बदल जाए, और अब वो अपना ध्यान लड़ाई, युद्ध, सीमाओं से हटाकर हम पर, हमारी जिंदगी पर लगाएं। आज आलोक अड्डा में इतना ही। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं करें, और मेरा चैनल वन आलोक जोशी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में घंटी भी बजा देंगे तो और अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।